हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 3rd और 4th वीक जनवरी 2025 का। तो दोनों सप्ताह के टोटल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, तो पूरा देखते जाइए आप, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है और टेस्ट भी अवेलेबल है, वो ऐप पर अवेलेबल हो चुका है, शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, बेसिक मेंबरशिप हो या स्पीसीज मेंबरशिप हो, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कोर्सेज लिए हुए हैं जैसे बीपीएससी के हैं, इसके अलावा रेलवे एसएससी के, इन सब के, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उनका भी अवेलेबल करा दिया जा चुका है, ठीक है। अभी छूट भी चल रही है मेंबरशिप में और इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। पिछले 2 साल के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक आपको टेस्ट, वीडियो वगैरह वगैरह पीडीएफ सब कुछ मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सबसे रिलेटेड कंटेंट लेंगे। आपको पता है कि हम लोग जो कंटेंट देते हैं वो टॉपिक वाइज देते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली, इन सब में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर ये होगा कि आज़ाद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है यूसीसी को? आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को लागू कर दिया। हालांकि अगर सवाल हो कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया, तो ऐसा दूसरा राज्य होगा। और अगर सवाल हो कि आज़ाद भारत का कौन सा राज्य है, तो वो है पहला राज्य, ठीक है। इससे पहले गोवा में यूसीसी है, पुर्तगाली शासन के दौरान उसको लागू किया गया था। तो देश में अब तक एकमात्र, मतलब उत्तराखंड से पहले एक वही राज्य था जहाँ पर यूसीसी लागू था, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद अब उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। तो इस तरह से भारत का ऐसा दूसरा राज्य है, लेकिन आज़ादी के बाद की बात होगी तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा, ठीक है। यूसीसी क्या होता है, महत्वपूर्ण बात यह है। तो देखिए, आमतौर पर देश में 2 तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है, दूसरा सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या, धोखाधड़ी, ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। और इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक तरह की कोर्ट प्रोसीजर और पेनल्टी यानी सजा का प्रावधान होता है, ठीक है। और दूसरा होता है सिविल लॉ, उसमें शादी, ब्याह, संपत्ति, इन सब से जुड़ा हुआ मामला होता है। और भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति, इन सब से जुड़े हुए जो मामले हैं वो रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं, तो इन सब के आधार पर काफ़ी महत्व है इनका। और इसी वजह से अलग अलग पर्सनल लॉ हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके तहत उनकी शादियां होती हैं, बंटवारा संपत्ति का उनके तहत, उसी के तहत होता है। फिर है हिंदू मैरिज एक्ट, उसके तहत शादियां होती हैं। इस तरह से ईसाई और सिखों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर कर दिया गया है कि सबके लिए एक ये लॉ होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू कर दिया गया है, मतलब सिविल मामलों में भी शादी, ब्याह, सब कुछ, उसमें एक ही कानून चलेगा। आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। और उत्तराखंड मैप में आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? आंसर होगा जनजाति, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होंगे। इसमें साफ तौर पे इसको अलग रखा गया है। और उनमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं? तो थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय, ठीक है। कौन कौन से? थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में मैंने ये सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो इनको जो है वो अलग रखा गया है, क्योंकि इनको विशेष जो है ना, वो भारतीय के संविधान के तहत ये जातियाँ, जनजातियाँ जो संरक्षित हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत। तो यूसीसी में क्या क्या नियम कानून है? सबसे जो चर्चित रहा है वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। और उसमें लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 महीने से ज़्यादा समय तक अगर कोई लिव इन में रह रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के, तो उस पर बहुत भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। लिव इन में नहीं रहने के लिए भी, अगर रह रहे हैं और फिर ख़त्म करना है रिश्ता, तो उसके लिए भी टर्मिनेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक व्यक्ति से अधिक से विवाह यानी बहुविवाह की बात जो थी पहले कई सारे धर्मों में, तो उसको पर भी रोक लगा दिया गया है। ये सब चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, ओके।
और राजधानी देहरादून शीतकालीन है और गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया जनवरी 2025 में, कहाँ पर? जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बताया जा रहा है। हाँ, नवी मुंबई के खारघर में। ठीक है, तो 15 जनवरी को उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब आगे बढ़ते हैं और इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं आपके लिए। प्रश्न होगा यहाँ पर 26 जनवरी 2025 को कौन सा वहाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया? आंसर होगा 76वां। ठीक है, देखिए आपको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था 1950 में, और इसी तारीख को भारत गणतंत्र हुआ था। ठीक है, संविधान लागू होते ही, और पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो इस बार जो मुख्य समारोह है वो कर्तव्य पथ पर हुआ, पहले इसको राजपथ कहा जाता था। तो यहाँ पर अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र जो ऐसा रूप है सरकार का जहाँ पर जनता या उसके चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता संभालते हैं, उसमें कोई राजा रानी नहीं होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी 26 जनवरी 2025 की थीम क्या थी? आंसर होगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर कि थीम क्या थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न होगा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर होगा प्रबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और सुबियांटो की ये पहली राजकीय यात्रा थी वहाँ के राष्ट्रपति बनने के बाद। 2024 में वो राष्ट्रपति बने थे सुबियांटो वहाँ के, और पहली राजकीय यात्रा भारत की थी। ठीक है, भारत में पहली बार वो आए थे इस बार। ओके, वैसे अगर सवाल हो कि कौन से वे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस में, भारत के गणतंत्र दिवस में रिपब्लिक डे इवेंट में शिरकत की है चीफ गेस्ट के तौर पर, तो ऐसे चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। कौन कौन से? इससे पहले तो पहले जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो, वो आए थे। उसके बाद सुसीलो बामबांग वो आए थे। ठीक है, तीसरे जो थे वो जोको विडोडो, और 2025 में अब प्रबोवो सुबियांटो आए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो चीफ गेस्ट कौन कौन थे, तो उसकी लिस्ट मैंने बगल में दे दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अभी सुबियांटो, उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 में, 23 में मिस्र के राष्ट्रपति, 22 और 21 में कोई नहीं आया था कोविड-19 महामारी की वजह से। 2020 में ब्राज़ील के उस वक्त के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। तो ये इस तरह से पूरी लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडोनेशिया की बात कर रहे थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार चीफ गेस्ट थे। तो मैप में देख लेते हैं इंडोनेशिया को। प्यारा भारत है, और जो आसियान कंट्रीज है उसमें प्रमुख और बड़ा भागीदार ये है आसियान में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और नई राजधानी जो बन रही है प्रस्तावित राजधानी वो है नूसंतारा। यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? इंडोनेशियाई रुपया। अगला प्रश्न लेंगे, 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय राष्ट्रपति और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर इनमें से किसकी सवारी की? आंसर होगा घोड़े से खींचे जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी। ठीक है, और ये रही बग्घी, बहुत ही ऐतिहासिक बग्घी है। तो इसका प्रयोग जो है ना पिछले साल बहुत वर्षों बाद हुआ था, 40 वर्ष बाद 2024 में हुआ था, और अभी 2025 में भी हम लोग ये देख रहे हैं। ये बग्घी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये टॉस जीतकर ये बग्घी भारत ने जीती थी। ठीक है, टॉस जीतकर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था ना, तो एक एक चीज़ का बंटवारा हो रहा था अलग अलग अनुपात में। तो फिर वो बारी आई कि ये बग्घी किसके पास जाएगी, भारत के पास या पाकिस्तान के पास। तो फिर टॉस हुआ था, और टॉस में भारत ने जीत हासिल की थी। वैसे ही ये बग्घी जो है ना वो ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय की होती थी। अगला प्रश्न, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आए ना, तो अपने साथ मार्चिंग दस्ते और म्यूजिक बैंड दस्ते को भी लेकर आए थे। ओके, अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह पर
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में कई समझौतों पर सिग्नेचर किए गए? आंसर को उपरोक्त सभी: संस्कृति, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र। ठीक है, तो इन चारों पर दोनों देशों के बीच में 26 जनवरी से एक दिन ठीक पहले एक दिन 25 जनवरी की शाम को ये एग्रीमेंट हुए थे दोनों देशों के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो मिसाइल तो कई हैं, लेकिन उनमें किसका पहली बार किया गया? तो आंसर होगा प्रलय। काफ़ी चर्चा में रहा है ये मिसाइल। ठीक है, ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और प्रलय जो है वो 350 से 500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, उतने दूर तक वो जा सकती है। अब बैलिस्टिक है, इसका क्या मतलब हुआ? बैलिस्टिक का मतलब होता है इससे ये पृथ्वी है ना, अब यहाँ से उड़ी और ये अंतरिक्ष में जाएगी और उसके बाद फिर अपने टारगेट पर मारेगी। ठीक है, ये मिसाइल वहाँ हमला होगा। ऐसे में क्या होता है ना, जो जहाँ पर हमला होने वाला है उसे पता ही नहीं चलता है। अब मिसाइल तो यहाँ है, अब यहाँ अंतरिक्ष में है। ठीक है, पृथ्वी की जो कक्षा है, निचली कक्षा वहाँ पर है। अब वहाँ से जो आता है तो इतनी वेग में आता है कि यहाँ जो देश है उसको पता ही नहीं चल पाता है या फिर वो रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। इसके अलावा कई सारे और भी मिसाइलों का वहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, जैसे ब्रह्मोस है, पिनाक है, ये सब भी BM-21 ग्रैंड है। अगला प्रश्न लेंगे 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं यानी ट्राई सर्विस की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई, तो इसका विषय क्या था? आंसर का सशक्त सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत। और ये फोटोग्राफ देख लीजिए इस झांकी का और यहीं पर ये थीम जो है ना वो लिखा गया है। ओके, तो इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में संपर्क यानी वो कम्युनिकेशन और जो टोटल चीज़ें हैं ना, मतलब युद्ध के दौरान वो कैसे संयुक्त रूप से हो सके, इसके लिए इसको दिखाया गया। क्योंकि भारत जो है ना वो कमांड थिएटर अलग अलग बना रहा है और उसमें तीनों सेनाओं की भूमिका होने वाली है, हो रही है। ठीक है, थिएटर कमांड। अगला प्रश्न होगा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया? तो आंसर क्या होगा? 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी, इसके अलावा 16 मंत्रालय। इतनी झांकियाँ वो आई थी और अलग अलग अवार्ड भी दिए गए हैं, तो वो तो फरवरी में ऐलान किया गया, तो अगले वीक वाले में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। और इस दौरान जनवरी में एक दुखद घटना भी हुई है। महाकुंभ में भगदड़ मच गई बहुत बुरी तरीके से और उसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई। अमृत स्नान था मौनी अमावस्या के दौरान और 28 और 29 जनवरी की रात 1:30 बजे भगदड़ मच गई थी, कई लोगों की मौत हो गई। क्या वजह रही है? प्रमुख रूप से 3 वजह बताई जा रही है। अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर जो पाल्टन पुल थे वो बंद थे, इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली जो भीड़ थी करोड़ों की वो इकट्ठी होती चली गई और फिर भगदड़ मच गई। दूसरी बात ये थी कि नोज जो है ना, जहाँ पर एक बार मैप के ज़रिए दिखाते हैं हम आपको ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर प्रयागराज है और नज़दीक चलते हैं। प्रयागराज में ये सैटेलाइट मैप दिखा रहा हूँ, इसको नोच कहा जा रहा है। ठीक है, उधर से गंगा आ रही है, इधर से यमुना आ रही है और ये संगम है और सरस्वती अदृश्य है। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो भीड़ थी ना, अब चूँकि बहुत सारे इलाके, एक और बात थी कि वीआईपी के लिए बंद कर दिए गए थे कि वीआईपी आएंगे और कुछ जगहों पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और नतीजा ये हुआ कि दुखद हादसा देखने को मिला है। ठीक है, और इसमें द हिंदू ने एक चीज़ लिखा था कि अगर विज्ञान का प्रयोग किया जाता ना इस दौरान ढंग से, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि भीड़
प्रति मीटर स्क्वायर कितनी होनी चाहिए? अगर 4 लोग हैं प्रति मीटर स्क्वायर तो मतलब खतरा होने वाला है। अगर 7 लोग हो गए प्रति मीटर स्क्वायर लोग तो इसका मतलब है कि दुर्घटना होने वाली है, मौत हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए था, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था, उसमें ये चूक देखने को मिली है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। वैसे इसके बारे में डिटेल जो है ना पीडीएफ में हमने दिया हुआ है। अगला प्रश्न होगा, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर होगा प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में यह स्थापित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ? आंसर होगा भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा में भुवनेश्वर में ये आयोजन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, 8 से 10 जनवरी को। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए हैं। तो 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे अफ्रीका से और उसके बाद जो आज़ादी का बिगुल बजाया उन्होंने, गजब किया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ORTT वो मुख्य अतिथि रहे या मुख्य अतिथि थी? आंसर क्या होगा? त्रिनिदाद और टोबैगो। वहाँ की वो राष्ट्रपति हैं और वो चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार यहाँ आई थी। त्रिनिदाद और टोबैगो को एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। ये जो है ना वो कैरेबियन एक कंट्री है, प्यारा भारत ये रहा। और अब चलते हैं कैरेबियाई देशों के पास। तो इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ इस क्षेत्र में कैरेबियन सी है और वहीं पर ये त्रिनिदाद और टोबैगो है। ठीक है, राजधानी इसका है पोर्ट ऑफ स्पेन। मुद्रा यहाँ पर चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। अगला प्रश्न, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? आंसर का विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये रहा है इस बार की थीम। अब बात करेंगे वायरस और बीमारी से संबंधित कुछ कंटेंट ले लेते हैं। प्रश्न होगा, कोविड महामारी के 5 साल बाद जनवरी 2025 में किस वायरस के मामले ने भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी? आंसर होगा HMPV। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ये मामला भारत में 6 जनवरी को देखने को मिला था। चीन में ज़्यादा मामले देखने को मिले, उसके बाद भारत में भी देखने को मिला। पहले कर्नाटक में ये मामला आया, फिर कई और राज्यों में देखने को मिला था। तो ये वायरस क्या है? ये वायरस जो है ना वो RNA वायरस है जो कि सर्दी जैसे लक्षण उत्पन्न करता है और अधिक प्रभाव सर्दी के मौसम में ही देखने को मिलता है। ठीक है, खांसी, बुखार, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, ये सब चीज़ें होती हैं और नॉर्मल जैसे वायरल होता है ना बुखार, उस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और अब बात करेंगे आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड। प्रश्न होगा यहाँ पर, केंद्र सरकार ने GDP गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है? आंसर होगा 2022-23। ठीक है, अब GDP की जो कैलकुलेशन है वो 2022-23 के आधार वर्ष के पर होगी। तो यहाँ पर सवाल होगा कि ये बेस ईयर जो है ना वो क्या होता है और पिछली बार क्या था? तो पिछला जो बेस ईयर था वो 2011-12 था और अब बेस ईयर कर दिया गया है कि उसको 2022-23 को बेस ईयर कर दिया गया है। मतलब कि कुछ ना कुछ हम अपनी तरक्की को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेस तो लेंगे ना भैया, उस वक्त से हम इतने डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बेस ईयर कहा जाता है, माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस यानी रक्षा संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेंगे। प्रश्न होगा, भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताएं जिसका फील्ड परीक्षण जनवरी 2025 में पूरा किया गया है। आंसर होगा नाग MK2। ठीक है, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में
इसका परीक्षण किया गया, 3 परीक्षण किए गए और सटीक निशाना था ये। तो DRDO ने ये परीक्षण किया था और ये अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। और ये तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, मतलब कि आप लॉन्च करें और भूल जाएं, टारगेट पर जाकर ही दम लेगा ये। ओके, तो मिसाइल को हर मौसम में इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेंगे, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया? आंसर प्रोजेक्ट 15B। उसके तहत क्या है? प्रोजेक्ट 15B के तहत INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। ये 15B के तहत, प्रोजेक्ट 15B के तहत ये चौथा और अंतिम पोत है डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का। ठीक है, और ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर का एक बेहतरीन संस्करण है और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि किसने निर्माण किया है, तो मझगांव डॉक यार्ड ने। ओके, और प्रोजेक्ट 15B क्या है? तो क्या है ना, भारत जो है ना इसके तहत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार कर रहा था। इसकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के जो नामी शिप बिल्डर्स हैं उसके द्वारा जो निर्मित जो युद्धपोत हैं उसकी टक्कर की बनाने की पूरी मुहिम थी, जो कि पूरी हुई है। तो अगर बात होगी प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 युद्धपोत तैयार हुए हैं, तो पहला था विशाखापट्टनम, दूसरा था मोरमुगाओ, तीसरा इम्फाल था, चौथा INS सूरत। अगला प्रश्न लेंगे, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS नीलगिरी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया? आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा। ठीक है, उसको शामिल किया गया है। और तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया 15 जनवरी को। ठीक है, INS नीलगिरी को शामिल किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टेल्थ ये फ्रिगेट क्लास का जहाज है और इस प्रोजेक्ट के तहत 17A स्टेल्थ फ्रिगेट का ये पहला होगा। ओके, और इसको किसने डिज़ाइन किया है? तो इंडियन नेवी का जो युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो है ना, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, तो उसने इसको डिज़ाइन किया और निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ये भारतीय नौसेना के द्वारा ये प्रोजेक्ट है 17A, 17 अल्फा, और उसके तहत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के श्रृंखला का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके तहत जो बनाया गया ना अलग अलग जो युद्धपोत हैं वो हिमालय की पहाड़ी के श्रृंखला के आधार पर, जैसे नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारीगिरी और विंध्यागिरी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये नीलगिरी ये देखने को मिला है। अगला प्रश्न लेंगे, कलावरी स्कॉर्पियन क्लास की 6ठी पनडुब्बी INS वर्कशीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया, तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था? आंसर होगा प्रोजेक्ट 75। ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 15 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई युद्धपोतों को और एक पनडुब्बी को इंडियन नेवी में शामिल किया, तो एक ये भी था। ठीक है, वर्कशीर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और सतह पर हमला करने और पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। वर्कशीर नाम क्यों दिया गया? वर्कशीर नाम जो है ना वो वर्कशीर नाम की शिकारी मछली होती है, सैंड फिश, तो वो क्या है कि गहरे पानी में शिकार करती है, तो उसी के नाम से इसको रखा गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो फ्रांस ने सबमरीन निर्माण के लिए भारत को तकनीक ट्रांसफ़र की थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था, और उसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पर फिर भारत में पनडुब्बियों का निर्माण जो है ना वो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का ये स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बनाए गए। तो 6 और 6ठा और अंतिम ये सबमरीन है, क्या नाम है? तो ये है INS वर्कशीर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। और इससे रिलेटेड कई सारे हैं, जैसे INS कलावरी 2017 में शामिल हुआ था नेवी में, खंडरी 2019 में, करंज 21 में, वेला 21 में, वागिर 23 में और वर्कशीर अभी 2025 में
इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया चुका है। और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस दौरान के। प्रश्न होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा जैनिक सिनर। क्या नाम है? जैनिक सिनर। ठीक है। और हाँ, इसका पूरा पीडीएफ जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि ऐप का लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उस ऐप पे अगर आपने मेंबरशिप प्लान लिया हुआ है या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो तमाम पीडीएफ ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको प्रश्न क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा जैनिक सिनर ने। ठीक है। इटली के 23 साल के युवा खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये जीत हासिल की। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का 2025 का खिताब किसने जीत लिया? आंसर होगा मेडिसन कीज। ठीक है। अमेरिका की खिलाड़ी हैं, 29 ईयर की हैं वो मात्र, और उन्होंने फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की एरिना सबालेंका को हराया। अगला प्रश्न लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स 2025 खिताब किसने जीता? आंसर होगा हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन। तो इन्होंने ये जीत हासिल की है। हैरी जो है फिनलैंड के हैं और ब्रिटेन के हैं। हेनरी पैटन ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है। और ये फिनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा टेलर टाउनसेंड और कैटरीन सिनिआकोव। और ये जो खिलाड़ी है ना वो एक तो टेलर जो है वो कौन है? वो अमेरिका की खिलाड़ी है और कैटरीन जो है ना वो चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा ओलिविया गैडिकी और जॉन पियर्स। ठीक है। इन दोनों ने जीता है मिक्स्ड। ठीक है। तो ये जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन प्लेयर हैं ओलिविया, और जॉन पियर्स जो है ना वो उसी देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? आंसर होगा भारत। भारत ने नेपाल को हराकर ये जीत हासिल की है और ये मैच 19 जनवरी को हुआ था। ठीक है। दिल्ली में आयोजित किया गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। पहला संस्करण था ये। अगला प्रश्न लेंगे, किस देश की मेंस टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया? आंसर होगा भारत। ठीक है। फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को हराया है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। वुमेन्स भी भारत ने जीता और मेंस भी भारत ने ही जीत हासिल की है दोनों। अगला प्रश्न लेंगे, फिडे शतरंज। हाँ, प्रश्न यहाँ पर होगा, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा भारत। ठीक है। ये अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पद्म पुरस्कार को देख लेते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न इस बार के जो करंट अफेयर्स है उसमें हैं। तो प्रश्नों में हम लोग प्रश्न करते हैं सबसे पहले कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? आंसर होगा 7। टोटल 7 लोग हैं, इन लोगों को दिए जा रहे हैं ये अवार्ड पाने वालों में 23 महिलाएं भी हैं। ओके। और 13 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण जो है वो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न ये होगा कि किन्हें चुना गया है पद्म विभूषण के लिए, कौन कौन से हैं ये? तो ये पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक बार मैं नाम लेता हूँ। क्या नाम है? दुवर नागेश्वर रेड्डी, ये मेडिसिन के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं। जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा नाम है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, आर्ट के क्षेत्र में गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट कला के क्षेत्र में कर्नाटक से। टी वासुदेव नारायण, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से हैं। ओसामी सुजुकी, जो सुजुकी कंपनी है
जापान की उसके चेयरमैन रह चुके थे, मरणोपरांत मिला है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान से हैं। और शारदा सिन्हा जो लोक गायिका थी आर्ट के क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान 2025 देने का ऐलान किया? आंसर का 19, टोटल ये 19 है। और ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तीसरा। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न क्या, देख लेते हैं कि किन्हें चुना गया है, वो कौन लोग हैं। जो टोटल 19 लोग हैं वो कौन लोग हैं, एक एक करके सबका देखेंगे। पहले शेखर कपूर जो एक्टर हैं वो है, ठीक है, महाराष्ट्र से। उसके अलावा एस अजीत कुमार एक्टर तमिलनाडु से। शोभना चंद्र कुमार एक्ट्रेस हैं तमिलनाडु से। अजीत कुमार भी काफ़ी फेमस एक्टर हैं। अनंत नाग वो भी एक्टर हैं कर्नाटक से। नंदमुरी बालकृष्णा ये भी एक्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश से। पंकज उधास जो गजल गायक थे, मरणोपरांत उनको दिया जा रहा है। जतिन गोस्वामी आर्ट के क्षेत्र में। PR श्रीजेश जो खिलाड़ी हैं उनको केरल से हैं वो। मनोहर जोशी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे कई बार, तो उनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। ए सूर्य प्रकाश ये प्रसार भारती के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो साहित्य शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में। विवेक देवराय मरणोपरांत दिया जा रहा है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। राम बहादुर राय साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार हैं। साध्वी रितंभरा सोशल वर्क क्षेत्र में। विनोद धाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये अमेरिका से हैं। डॉक्टर जॉस चोक पेरियापुरम तो इनको मेडिसिन के क्षेत्र में केरल से। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। कैलाश नाथ दीक्षित और नल्ली कुप्पास्वामी चट्टी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। तो इन सबको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। टोटल ये 19 लोग हैं, महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल जानना है तो आप PDF देख लीजिए, वहाँ काफ़ी डिटेल में एक एक व्यक्ति के बारे में हमने बताया हुआ है। अगला प्रश्न होगा, केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2025 देने की घोषणा की? आंसर होगा 113, टोटल 113 है। और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री अवार्ड। अब सवाल होगा कि किन्हें चुना गया है, तो काफ़ी नाम है। और हमने क्या किया ना, इसको अलग अलग कैटेगरी के तहत बांट दिया है। जैसे आर्ट्स के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ना वो नाम है, और भी नाम है। तो इन सब के पूरी लिस्ट मैंने जो है वो दी हुई है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं। ये अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ नाम ये रहे कला के क्षेत्र में, और भी हैं कला के क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं, ये भी हैं। ठीक है, इसके अलावा कला के क्षेत्र में ये भी है, काफ़ी नाम है कला के क्षेत्र में। ओके, और अगर हम बात करेंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सारे लोग साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं, तो ये रहे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 68 तक। अगर हम देखेंगे व्यापार और उद्योग के मामले में, तो पद्मश्री जो अवार्ड मिला है तो वो देख रहे हैं, ये लिस्ट है। अरुणधति भट्टाचार्य ये SBI की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। ठीक है, बाकी नाम ये देख रहे हैं आप। मेडिसिन के क्षेत्र में हम देखेंगे तो ये नाम है टोटल। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। ओके, और भी हम सोशल वर्क के क्षेत्र में अगर हम देखना चाहते हैं तो ये सारे नाम हैं। ठीक है, जैसे ये काफ़ी चर्चित नाम है लिबिया लोबो सरदेसाई। तो इन्होंने क्या किया था, गोवा की जो आज़ादी हुई थी, गोवा जो भारत में मिला था, पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था, उसमें इन्होंने, इस महिला ने क्या किया था, गुप्त रूप से रेडियो संचालित किया था, और उस रेडियो के जरिए वो गोवा की आज़ादी के लिए पूरा माहौल बना रही थी। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ये तमाम लोग हैं, इनको पद्मश्री दिए जाने की बात हुई है। अन्य यानी इसमें आध्यात्मिकता अन्य में ये भी कैटेगरी दिया गया है, तो इस बार ये सारे नाम हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स के लिए अगर देखेंगे तो ये सारे नाम हैं, R अश्विन, हरविंदर सिंह, इनिवाला पी मणि विजयन, सतपाल सिंह, ये सब है। ओके, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में ये नाम आप देख रहे हैं।
और हम बात करेंगे आगे तो कृषि के क्षेत्र में अन्य में, तो ये नाम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। और अन्य इसके अलावा भी ये है, जैसे चंद्रकांत सोमपुरा, तो राम मंदिर का जो वास्तुकला है ना, उसका डिज़ाइन करने में चंद्रकांत सोमपुरा का नाम काफ़ी आता है। ये आईपीएस अधिकारी थे किशोर कुणाल, तो ये वहाँ पर एक आईपीएस के तौर पर, फिर धार्मिक वजहों से भी काफ़ी चर्चित रहे थे, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो जीवित हैं। ओके, और तो ये 113 लोग जो है ना वो पद्म श्री अवार्ड की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अन्य जो अवार्ड हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न लेते हैं। और हाँ, इसका पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर जरूर जाइए, वहाँ पर कई सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। करंट अफेयर्स की मेंबरशिप है, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, इन सब के जो तैयारी वगैरह की चीज़ें चल रही हैं। तो प्रश्न होगा अगला, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन है? डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, कर्नल सुभाष देशवाल, जय सिंह, मनीष वर्मा और कृष्णा यादव। तो सारे के सारे लोग हैं, इन सबको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, वहाँ मतलब दे भी दिया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया? आंसर का 27, टोटल 27 लोगों को ये प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। उसकी पूरी लिस्ट जो है ना मैंने यहाँ पर दी है, अलग अलग 27 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कुछ और लिस्ट ये रही, ये टोटल 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, तो उसके लिए किन्हें चुना गया? आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS, इसको चुना गया है। ठीक है, तो ये जो है संस्थागत श्रेणी की बात तो करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं और अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेंगे और प्रश्न होगा, अमेरिका ने 2 दशक बाद जनवरी 2025 में किन भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटा लिया? यहाँ प्रतिबंध हटाने की बात हो रही है। आंसर का ए और बी दोनों, यानी बार्क यानी BARC भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये चेन्नई में है, और इंडियन रेयर अर्थ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रेयर अर्थ मेटल्स की खोज के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो इन तीनों पर जो प्रतिबंध था ना उसको हटा लिया गया है। अब कहेंगे कि प्रतिबंध कब लगाया गया था? देखिए 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, उसके बाद अमेरिका ने करीब 200 से अधिक संस्थान जो भारतीय थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उनमें से ये भी थे। तो बहुत सारे प्रतिबंध धीरे धीरे खत्म होते चले गए और अब इनको इस पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब योजना से रिलेटेड यानी स्कीम राज्य और केंद्र की, वो दोनों देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया, तो इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च होगा टोटल? आंसर होगा 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो दिल्ली में ये लॉन्च किया गया उनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे लाभ क्या होगा? तो इसके ज़रिए एग्रीकल्चर, आपदा प्रबंधन, इसके अलावा डिफेंस, एनवायरनमेंट, एविएशन, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इन सब क्षेत्रों में जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसके ज़रिए। जो अचानक से तूफान आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जो सब हम लोगों ने देखा है, तो उन सब को जो है पहले ही प्रेडिक्शन हो जाए बहुत जल्दी और फिर हम लोग उस पर काम कर सकें, ये चीज़ें हैं। ठीक है, फ़ायदा ये सब चीज़ें होंगी, कुछ डिटेल यहाँ पर भी मैंने दे दिया है। सूखा रोकने का भी काम किया जाएगा, जैसे कि क्लाउड सीडिंग हो गया। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश होने वाली है, बादल फटने वाले हैं, तो बादलों को वहाँ से हटाने का भी पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। मौसम GPT तैयार किया जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम मौसम की जो चरम घटनाएं होती हैं उन सब से हम निजात पा सकें। ठीक है, और इसमें मिशन मौसम में IMD शामिल है, IIT
TM शामिल है और NCMRWF ये भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फॉरेन यानी विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेंगे। प्रश्न यहाँ पर होगा, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? आंसर होगा 47वें राष्ट्रपति बने। तो डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली और उसके बाद से पूरी दुनिया हिली हुई है। हिली हुई है मतलब पूरी अस्वस्थ। जैसे भारत में उठा के प्रवासियों को उन्होंने हथकड़ी लगा के, ट्रंप ने लगवा के हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगवा के यहाँ भेज दिया था, जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे उन लोगों को। और भी बहुत सारे कुछ ये ट्रंप जीत के बाद तमाम उथल पुथल चल रही है पूरी दुनिया में एकदम, तो उन सब पर एक एक करके हम लोग वहाँ भी बात करेंगे अलग अलग दिनों में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। किस देश ने जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में लिया, जिसे वहाँ की अदालत ने स्थगित कर दिया, रोक दिया? आंसर का अमेरिका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति, तो शपथ लेने के बाद ही उन्होंने अपने देश में जन्मजात नागरिकता को ख़त्म करने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन माता पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार कर दिया था जो अवैध रूप से या अस्थायी वीज़ा लेकर यहाँ रह रहे थे। हालांकि 30 दिन का वक्त था इसको लागू करने के लिए, लेकिन वहाँ की अदालत ने इस पर रोक लगा दी, कहा कि हम देखते हैं ये असंवैधानिक तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? आंसर का JD वेंस। क्या नाम है? JD वेंस। तो 20 जनवरी को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन जो है ना वो मुखिया होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं। उस तरह से वहाँ भी उपराष्ट्रपति जो है ना वहाँ के सीनेट की अध्यक्षता का अधिकार होता है उनके पास। अगला क्वेश्चन लेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक शादी को कानूनी रूप से लागू किया है? आंसर का थाईलैंड। ठीक है, यहाँ बात हो रही है दक्षिण पूर्व एशिया की। ओके, तो 23 जनवरी से यहाँ पर जो है वो समलैंगिक शादी को कानूनी रूप दे दिया गया है। अगर एशिया की बात करेंगे ना, यहाँ पर तो क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है। अगर सिर्फ एशिया की बात करेंगे तो ताइवान और नेपाल, वहाँ पहले से ये समलैंगिक शादी की अनुमति है, मान्यता है। ओके, और अब हम लोग देख रहे हैं कि थाईलैंड भी है, लेकिन उस इलाके में थाईलैंड ये एकमात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे, लेकिन थाईलैंड के बारे में जान लें। राजधानी है बैंकॉक, सम्राट होते हैं वहाँ पर विजारालोंगकॉर्न, ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति। अब आगे बढ़ते हैं और GI टैग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? आंसर का अंडमान निकोबार, वहाँ का है ये वर्जिन नारियल तेल। ओके, और इसको बिना रिफाइंड किए, बिना ब्लीच के लिए किए तैयार किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। ठीक है, GI टैग क्या है? प्रतीक है जो कि मुख्य रूप से किसी जो प्रोडक्ट है उसको, उसके जहाँ का मूल जगह है उसके बारे में एक तरह से संदेश देता है। ठीक है, बताता है कि वहीं का है ये। और अब इस वीडियो के हम लोग आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। और टोटल जो भी करंट अफेयर्स है ना, ये पूरा उसका PDF अवेलेबल है, देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो शार्प लर्निंग का ऐप है वहाँ पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो उनको मिल जाएगा अगर वैलिडिटी है तो प्रश्न होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और कई सारे क्षेत्रों को मतलब चेंज किया गया था इसको। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 14 जनवरी को। ठीक है, उसके चीफ कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को होता है। प्रलय संस्मरण दिवस मतलब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो यूरोपीय यहूदियों की हत्या हुई थी जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, तो उसी को लेकर, उसको याद करने को लेकर, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी को। और 2025 की थीम क्या है थी इस बार की? तो उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है। और अगर सवाल हो कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय वाला 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो ये रही थीम। अगला प्रश्न होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इसमें? अब चर्चा होगी तो बात होगी, राजीव कुमार है। और 2 और चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? तो 16 जनवरी 2025 को मनाया है पहली बार, ठीक है। तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। हालांकि लोकपाल जो है ना वो स्थापित किया गया था 16 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के जरिए, ठीक है। एंटी करप्शन संवैधानिक एक संस्था है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AM खानविलकर। अगला क्वेश्चन होगा किस राज्य में कोकबोरोक भाषा दिवस का आयोजन 19 जनवरी को किया गया? आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप ले सकते हैं आप। इसके अलावा BPSC UPPCS उसका भी बैच ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ जाइए और देखिए। और तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी वहाँ पर शानदार ढंग से होती है। SSC रेलवे इन सब की भी तैयारी के कोर्सेज धीरे धीरे आ रहे हैं। ओके, बाय।